नोट डाउन करते चलना सिर्फ बेयर एक्ट में अपने। बेयर एक्ट का जो फर्स्ट पेपर होता है, अगर आप कोई भी बेयर एक्ट खोलें तो यहाँ पे एक फर्स्ट पेपर होता है, ये वाला पेपर, इंडेक्स वाला पेपर होता है ना फर्स्ट पेपर, इस पे साइड में लिखना शुरू कर दीजिए, यहीं पे नोट डाउन करना, क्योंकि पेपर पे लिखोगे ना नोट्स वगैरह, आज नहीं तो कल परसों, 1 साल में, 2 साल में, 2 महीने में नोट्स गायब हो जाते हैं, खो जाते हैं, लेकिन ये नहीं खोएगा, डायरेक्ट साथ में रहेगा आपके। ठीक है, किसी को कुछ पूछना आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कुछ ज़रूरी हो, बाकी रिलेटेड टॉपिक से अगर कुछ है, अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो वो क्लास के बाद। ओके, यहाँ पे नोट कीजिए, सबसे नंबर 1 आप कीजिए, एक्ट नंबर कौन सा है, 4 है, आपको पता है 1882 का। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका डिफाइन एंड अमेंड, डिफाइन एंड अमेंड इसका ऑब्जेक्ट है, ये पूछे जाते हैं प्री में क्वेश्चन। यहाँ से प्री के 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों में से एक आपको मिलने के चांस होते हैं किसी भी एग्जाम में। ऑब्जेक्ट क्या है, डिफाइन एंड अमेंड, और इसकी डेट ऑफ इनएक्टमेंट क्या थी, 17 फरवरी 1882, 17 फेब 1882, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, 1 जुलाई 1882, मतलब 17 फरवरी को बना था एक्ट। ये एसेंस मिल गई तो किसी गवर्नर जनरल की, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, 1882 में एसेंट मिल गया इसको, और 1 जुलाई 1882 को ये इन्फोर्स कर दिया गया था ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, टोटल शेड्यूल 1 है, इसमें प्री में काफ़ी बार पूछा गया है, टोटल शेड्यूल 1 है। किसी का माइक ऑन है तो उसको ऑफ कर दीजिए मोनू जी। ठीक है, टोटल शेड्यूल कितने हैं इसमें, 1 है, और टोटल सेक्शन 137 है, 137 है, लेकिन कुछ सेक्शन इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, घूमे हुए होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी कवर करने की। इनएक्ट डेट है इसकी 17 फरवरी 1882, 1882, और इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1882। जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़। हाँ जी, शेड्यूल सिर्फ 1 है इसके अंदर, सेक्शन 137 है। ठीक है जी, और लेटेस्ट अमेंडमेंट इसका 2002 में होता, शायद मेरे हिसाब से उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, और ये सीधी सी बात है, टीपीए में जो भी आप पढ़ोगे, किस तरह से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाए, किस तरह से सेल किया जाए, किस तरह से उसको मोर्गेज किया जाएगा, वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी आप एक छोटी सी लाइन पढ़ोगे, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन विल। अगर मेरी प्रॉपर्टी है मैं उसको सेल कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऑलरेडी उसको विल कर दिया तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कोई प्रोविजन उस प्रॉपर्टी पे नहीं चलेगा। जैसे कि आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को पहले ही विल कर दिया तो वो कहीं नहीं जाने वाली, फिर वही बात ये कह रहा है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये पूरा एक्ट नहीं है, ये अकेला काम नहीं करता, इसके साथ और एक्ट भी लगाने पड़ते हैं। कौन कौन से हैं, सेक्शन 4 बता रहा है इसका, इसके साथ कौन कौन से एक्ट लेके चलेंगे हम, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, और कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के सब्जेक्टिव ये काम करेगा। क्लियर है जी सभी को? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसके साथ साथ काम करेगा। अब उन दोनों प्रोविज़न को हम यूज कैसे करेंगे? देखो, कहीं पे अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो वो प्रोविज़न अपने आप साथ चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है तो रजिस्ट्रेशन की बात हुई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना तो जैसे सेल नहीं हो सकता है। ठीक है, मॉर्गेज में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, गिफ्ट में कॉन्ट्रैक्ट होगा, वही चीज़ें, मतलब ये मान के चलो ये एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे 3 एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ने इन द सेंस कि तीनों एक्ट आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक मिनट, किसी का माइक, ओके, हाँ जी, शेड्यूल 1 है श्रियांशी जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें क्या क्या है। पहली बात तो ये है, जो ये एक्ट आपका है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये किस तरह की प्रॉपर्टी पे काम करता है, मूवेबल पे, इमूवेबल पे। ये मान के चलो ये पूरी तरह से, इसके कुछ प्रोविजन दोनों पे अप्लाई होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी, लेकिन मैक्सिमम प्रोविजन इसका इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। और इसका जो डेफिनेशन क्लोज है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम प्री के हिसाब से लेके चल रहे हैं इसको, लेकिन इसकी कुछ क्लासेज मैंने अपलोड की थी अपने चैनल पे, वो उसके लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। इसके फर्स्ट जो ब्रीफ नॉलेज होती है इसकी स्टार्टिंग वाली, वो सब उसमें मिल जाएगा आपको डिटेल में। प्री में 10 मार्क्स एंड मेंस में 75, वाव, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, टेंशन मत लो, सब कुछ होगा। देखो, हमने इसका पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन डेट, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। इसकी अमेंडमेंट देखो, 2 अमेंडमेंट नोट कीजिए आप। 1929, 1929 में पहली अमेंडमेंट हुई थी, जो कि कौन सी हुई थी, सेक्शन, देखो अब इसके अमेंडमेंट की बात करते हैं, इसमें 2 अमेंडमेंट हुई हैं अभी तक। सबसे पहली अमेंडमेंट लिखिए आप 1929 में, क्या हुआ था, सेक्शन 6DD, 6DD, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग,
6DD पहली अमेंडमेंट हुई थी, कब हुई थी? 1929 में, 1929 में, बहुत बार पूछा गया है। दूसरी अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, क्या अमेंड हुआ था? सेक्शन 106 में अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है जी, समझ आ रहा है? पहली अमेंडमेंट 1929 में, दूसरी 2002 में। ठीक है, और ये रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता। 137 सेक्शन हमने पढ़े हैं, चैप्टर 8 है इसके। अब स्टार्ट कर देते हैं एक्ट। देखो बाकी चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, जिनकी हमें ज़रूरत है वो पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्लॉज छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो 106 सेक्शन में, सेक्शन नंबर 106, 106। अच्छा, कुछ क्वेश्चन अगर आप मैसेज में टेक्स्ट करते हो, किसी और को पता हो, डायरेक्ट अपने आप आंसर भी कर सकते हो एक दूसरे के आप। ठीक है, ताकि टाइम सबका बचे और जल्दी कवर हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन दिया गया है इसने इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में बात करा इमूवेबल प्रॉपर्टी को। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे निगेटिव सेंस में डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे नहीं बताया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ ये बताया गया कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। यहीं से प्री का क्वेश्चन आता है, क्या नहीं? इसने बोला डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। अब घास की बात करें, ग्रास खड़ा है, ग्रास को कैसे करोगे? घास का क्या करते हो आप? जमीन के साथ थोड़े लाते हो, उसको काटे ऊपर से ले गए, वो क्या हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। मतलब घास जो खड़ा है, घास है भूमि पे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको मूव किया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ जड़ों का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है? जो घास खड़ा है ऊपर वाला। ग्रोइंग क्रॉप्स, कोई फसल है, फसल के साथ अगर आपने बोला ये गेहूं की फसल है, नहीं मुझे चाहिए आपकी 50,000, लो जी 50,000। अब 50 में आपको जमीन थोड़ी मिलेगी, सिर्फ फसल मिलेगी, तो वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, ना कि इमूवेबल। मूवेबल इमूवेबल फर्क क्या होता है? जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली ले जा सकते हो, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप बिना डिस्ट्रॉय करे नहीं ले जा सकते। अगर ले जाओगे तो कुछ ना कुछ हानि हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सपोज कोई बिल्डिंग है आपकी, ले जानी है भाई मुझे, मैं ट्रक पे चढ़ाने की कोशिश कर, टूट गई पूरी, अब लेके जाऊँ तो नुकसान हो गया ना। तो यही डिफरेंस होता है। और इसमें बोला गया था इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते कौन कौन से? ग्रोइंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर, कोई लकड़ी का लट्ठा खड़ा है, लकड़ी का पेड़ जिसकी लकड़ी यूज की जाती है, वो तो उठेगा ना पूरा, मूवेबल आ गया, वो तो इमूवेबल नहीं हुआ। ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, ग्रास हो गया। सेक्शन 3 के डेफिनेशन क्लोज देख रहे हैं अभी हम। डेफिनेशन क्लोज फर्स्ट चल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास नहीं आता, सिर्फ इतना पढ़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़े। इसकी देखो मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज़्यादा अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसकी मैं एक वीडियो देने वाला हूँ अभी कुछ देर में क्लास के बाद आपको। उस वीडियो में आपको प्रॉपर्टी की कौन कौन सी डेफिनेशन, जनरल क्लोज की डेफिनेशन में मिलेगी आपको, वो कैटल ट्रेसपास की डेफिनेशन में मिलेगी, 2-3 डेफिनेशन, और बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी 3-4 डेफिनेशन बना के पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया गया, वो आपको अभी दे दूंगा इस क्लास के बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में कह रहा है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा होगा। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? कोई ऐसा लिखित दस्तावेज, कोई भी लिखित चीज़ें जो लिखी गई हैं उनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इसके एक्ट के अंदर हम किस इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे? ये बात कर रहा है इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टामेनी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको एक बात बताई है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये आपके विल पे अप्लाई नहीं होता, और वही बात इसने कह दी है कि अवसीयती लेख से अभिप्रेत है। इसका मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है जो लिखित है उसका मतलब क्या है? जो वसीयत नहीं है, वसीयत के अलावा जो चीज़ें उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर? अगला डेफिनेशन क्लोज कह रहा है आपको अटेस्टेटेड। ठीक है, इसके लिए भी हमने प्रॉपर वीडियो बनाई, वहाँ पे समझेंगे, लेकिन यहीं पे समझ लेते हैं। कह रहा है इन रिलेशन टू इंस्ट्रूमेंट means and shall to be deemed always have means attested by 2 or more witness। ध्यान रखना, अटेस्टेड में किसकी बात कर रहा है? 2 या 2 से अधिक विटनेस की बात कर रहा है, लेकिन कौन से? Who has seen to executed and sign an affixing mark on instrument, जिन्होंने उसको साइन करते, जिसने एग्जीक्यूशन कराया है और अपनी मोहर लगाते उसको देखा है। क्लियर? कौन सी, कितने विटनेस है? 2 हैं। अटेस्टेड विटनेस कौन से होंगे? जिन्होंने अपने सामने देखा उसको एग्जीक्यूट करते हुए। अब अगले की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का मतलब क्या है? जिसने उनको देखा और उसके नीचे अपने साइन किए हैं। देखो सपोज आपने अपनी प्रॉपर्टी शाम को, राम अपनी प्रॉपर्टी शाम को ट्रांसफर कर रहा है, उसने राम ने शाम ने, दोनों होगी, दोनों पार्टी होगी ना, दोनों आए मेरे पास कि साहब हम ये प्रॉपर्टी इसको दे रहा हूँ, उसने कहा मैं ले रहा हूँ इतने में। 2 गवाह लेके आए, वो जो 2 गवाह जिन्होंने साइन किए गए थे वो क्या हो गए? अटेस्टेड विटनेस हो गए, जिन्होंने साइन किए। एग्जीक्यूशन उन दोनों ने किया कि हाँ मैं बेच रहा हूँ, उसने साइन किए, उसने दूसरे ने साइन किए, मैं खरीद रहा हूँ। अब जो गवाहों के जो साइन थे वो अटेस्टेड विटनेस है। और उसके बाद मैंने देखा हाँ भाई एग्जीक्यूशन हो गया, मैं रेवेन्यू ऑफिसर था मान लिया, तो मैंने अपनी मोहर लगाई, अपने साइन किए उस अटेस्टेशन के नीचे, उसकी बात कर रहा है। क्या? अटेस्टेशन हो चुका है उसका। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा?
इसमें से ज़्यादा नहीं आता, बाकी डिटेल नॉलेज आपको उस क्लास में पूरी मिल जाएगी। ओके, सब आगे ना श्रेयांश। ओके चलो दोबारा बताते हैं। देखो अब चलो डिटेल में समझते हैं। देखो पहली बात, जो अटेस्टेड है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? अनुप्रमाणित। अनुप्रमाणित का मतलब क्या है? पहली बात तो 2 विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर ऑफ 2 विटनेस होने चाहिए। कौन से विटनेस? जिन्होंने अपने सामने एग्जीक्यूशन को देखा हो। देखो, ईच ऑफ द विटनेस हैज सीन द ट्रांसफर और एग्जीक्यूशन साइन, जिनके सामने साइन किए गए थे कि मेरे सामने भाई आपने प्रॉपर्टी दी थी, कल मैं उनको गवाह के रूप में बुला सकता हूँ। वो कहेंगे हाँ जी हमारे सामने प्रॉपर्टी दी, देखो हमारे साइन भी है। उन विटनेस की बात कर रहा है ये। तीसरी बात, विटनेस रिसीव द ट्रांसफर, उन्होंने अपने बस वही बात है, उन्होंने एसेस ली थी पूरी अपनी प्रॉपर्टी को फ्रॉम द अटेस्टेशन। ठीक है, और ये अटेस्टेशन की बात कर रहे हैं जब एग्जीक्यूशन हो गया उस टाइम पे। अटेस्टेड विटनेस डिस्पोज दैट द हैड सीन द एग्जीक्यूशन इंस्ट्रूमेंट एंड attesting witness has put the signature just below the signature of the attested, मतलब जब उसने अटेस्ट किया था उसके नीचे साइन किए गए थे। कौन? देखो यहाँ से भी आता है कि सेक्शन में डिफाइन और कितने विटनेस होने चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए, लेकिन अटेस्टेशन में सिर्फ एक की बात कर रहा है। इसके लिए केस लिखना चाहोगे लिख लो आप, गोमती वर्सेस कृष्णा। गोमती वर्सेस कृष्णा, जल्दी से नोट कीजिए क्योंकि समय सीमा बहुत कम है। गोमती वर्सेस कृष्णा, इस केस में कहा गया था जो पार्टी के पक्षकार हैं वो विटनेस नहीं होते। अब मेरे सामने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी राम ने श्याम को, वे कह रहे गवाह तो हम ही बन जाएंगे। भाई आप कैसे गवाह बन जाओगे? गवाह तो 3rd पर्सन होना चाहिए कोई और। किसने कहा था? गोमती वर्सेस कृष्णा ने। अगला एक केस और लिखिए, ध्रुव साहू वर्सेस परमानंद साहे। ध्रुव साहू वर्सेस परमानंद साहे। साइटेशन की जरूरत नहीं, काफी पुराने केस हैं, ऐसे ही चलेंगे। इसमें कहा गया था कि जिसने डीड लिखी थी ना, वो सेल डीड लिखी थी, उसको आप विटनेस मान सकते हो, हाँ जी इसके सामने हुआ था, लेकिन पार्टी नहीं हो सकते। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आएगा। रजिस्ट्रेशन, अगला डेफिनेशन क्लोज करा। रजिस्ट्रेशन सर ये क्लास अपलोड होगी क्या? हाँ जी शिखा जी, क्लास अपलोड होगी। आवाज, हाँ आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, क्लास अपलोड होगी। और ये फर्स्ट क्लास सभी के लिए होगी, शायद टीपीए पूरा ही सबके लिए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? जो किसी भी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा। कौन सा एक्ट? जो उस लोकल एरिया में इन्फोर्स है। अब देख लेते हैं क्या लिखा। ये कह रहा है ऐसे किन्हीं राज्य क्षेत्र जिन पर अधिनियम का विस्तार है किसी भी भाग में दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण को विनिमय करने की तत्सम प्रभव विधि के अधीन रजिस्ट्रेशन करता। मतलब ये कह रहा है एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन विच द एक्ट एग्जीक्यूटेड एंड एक्सटेंड द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस एरिया में उस एक्ट की पावर है, जहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है वो जिस टेरिटरी में, उसके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है अटैच टू अर्थ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक और। देखो क्वेश्चन इसमें डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स है कि विल है कि नहीं है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट। फिर आता है अटेस्टेड विटनेस से, कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन बनता है अटैच टू अर्थ। अर्थ से अटैच का मतलब क्या है? जो चीज़ें, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो भूमि से जुड़ी हुई है या फिर जिसका इंटरेस्ट भूमि से जुड़ा गया है या भूमि से जिसका लाभ प्राप्त किया जा रहा है, वो सब चीज़ें क्या कहलाएंगी आपकी? अटैच टू अर्थ। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो ये कह रहा है रूट इन द अर्थ, मतलब कोई ऐसी भूमि से मूलित पेड़ों की जड़ में झाड़ियाँ। अगर कोई झाड़ी है, झाड़ी की लकड़ी थोड़ी यूज की जाती है, वो तो पूरी यूज की जाएगी ना, वो भूमि से जुड़ी हुई है। कोई पेड़ है, मान लिया आम का फल है, अभी हम फल की बात, पेड़ की बात कर रहे थे। कोई लकड़ी वाला फल है जिसकी लकड़ी यूज की जाती है, वो मूवेबल होगा, क्योंकि उसने बोला स्टैंडिंग टिम्बर डज नॉट इंक्लूड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो क्या हो गया आपका? मूवेबल। लेकिन आम का पेड़ है, उसकी लकड़ी थोड़ी यूज की जाएगी, उससे सब फल प्राप्त किए जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं आम का पेड़ को आप काट के ले जाओ कहीं और लगा दो, फल देगा? नहीं देगा ना। तो इसलिए वो क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जिसकी जड़ें उस भूमि से जुड़ी गई हैं। दूसरा कह रहे हैं इम्बेडेड इन द अर्थ एज द केस वॉल बिल्डिंग, मतलब भूमि में सम्मिलित चीजें। कौन सा सेक्शन? यास्मीन जी सेक्शन 3 चल रहा है, हम इसकी बात करें भूमिबद्ध, अटैच टू द अर्थ, जो डेफिनेशन क्लोज है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब जो दीवार है, घर है, घर की दीवारें भूमि से जुड़ी हुई है ना, तो वह अटैच टू अर्थ में आएंगी। अगला बात कर अटैच्ड टू व्हाट एम्बेडेड टू द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सारी चीजें। आपका घर था, आपने बोला ठीक है दीवारें आ गई, लेकिन खिड़कियाँ निकाल लो। कैसे निकाल लोगे? वो भी तो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ यही पूछा जुड़ी हुई चीज़ें कौन कौन सी होती हैं।
ठीक है जी। एक लास्ट और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्लोज दिया गया इसका लास्ट वाला, एक्शनेबल क्लेम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, किसी को मालूम है? जल्दी से बताइए, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? बहुत जगह पूछा होगा आपके एग्जाम में भी। Sir, it means a claim of an unsecured debt. ओके, बिल्कुल सही है। मतलब ये उस डेप्ट की बात कर रहे हैं जो सिक्योर नहीं है। मतलब आपसे मैंने मान लिया 10, आपने मेरे से 10,000 रुपये लिए, आप 15,000 की कोई प्रॉपर्टी मेरे पास रख गए, तो ये तो सिक्योर है ना, आप पैसे नहीं दोगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? 15,000 की प्रॉपर्टी मेरे पास है आपकी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपने मुझे प्रॉपर्टी दी है, आपने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी और मुझे पैसे दिए हैं, सॉरी, आपने मुझे प्रॉपर्टी दी है और पैसे ले लिए, लेकिन वो पैसे तो बहुत कम है, ज़्यादा है, और प्रॉपर्टी बहुत छोटी है, तो वो सिक्योर नहीं है। आपने मेरे से लिए 10,000 रुपये, दे देंगे 2 दिन बाद, आपकी कोई सिक्योरिटी मेरे पास नहीं रखी है, तो अनसिक्योर हो गया ना वो। ये उस प्रॉपर्टी, उस डेप्थ की बात कर रहा है। पढ़ते हैं, एक्शनेबल क्लेम मीन्स ए क्लेम टू एनी डेप्ट अदर देन द डेप्ट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज। मतलब जो मॉर्गेज और हाइपोटेनिस वगैरह उनसे अलग डेप्थ की बात कर रहा है, बट डज नॉट इंक्लूड अनसिक्योर्ड, नहीं, डज नॉट इंक्लूड अनसिक्योर्ड, डज नॉट इंक्लूड सिक्योर्ड, सिक्योर्ड आपने नोट लगा दिया, मतलब जो सिक्योर्ड डेप्थ है उसकी बात नहीं कर रहा है, जो सिक्योर्ड नहीं है उस डेप्थ की बात कर रहा है। ठीक है, देखो अगर सिक्योर हुआ, आपने मेरे पास बाइक रखी और 20,000 रुपये ले ली, आपकी बाइक मेरे पास थी, ठीक है, 20,000 रुपये ले लिए, आप पैसे नहीं दे रहे, तो मुझे ज़रूरत ही क्या है, मैं जाकर प्रॉपर्टी बेच दूंगा, आपकी बाइक बेच दूंगा, प्रॉपर्टी मेरे पास हो गई। लेकिन अगर आपने मुझे दिए, मान लिया एक मोबाइल दे के, एक घड़ी दे के चले गए, 10,000 रुपये ले, घड़ी तो 200 रुपये की है, तो मैं पैसे कैसे निकलवाऊंगा? अपने कोर्ट में जाऊंगा ना, कोर्ट में जाऊंगा, और कोर्ट में जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्शनेबल क्लेम, ये क्लेम मेरे पास है। ठीक है जी। इसमें देखो, एक तो अनसिक्योर्ड डेप्थ होना चाहिए, दूसरा बेनिफिट इंटरेस्ट टू द मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब किसी प्रॉपर्टी के साथ कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है मेरा, तो उसकी बात है, बिल्कुल ठीक है स्वाति जी। अब ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसका देखो, हम इसको ज़्यादा अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि 130 वाला जो खंड है ना आपका, 130 सेक्शन वाला, वो पूरा अनसिक्योर्ड डेप्थ एक्शनेबल क्लेम की ही बात कर रहा है, तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े अब। ओके, अब यहाँ से आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंस के लिए तो आप, मेंस के लिए चलो वो बाद में बात करें। कंस्ट्रक्टिव नोटिस आता है मेंस के लिए। अब सेक्शन 4 जो मैं भी बता रहा था ना आपको कि ये अकेला काम नहीं करता, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें काम करेंगी। पहली बात तो इसके लिए कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा आएगा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये दोनों एक्ट मिलके साथ चले, मतलब 1872 का एक्ट, 1908 का एक्ट और एक 1882 का। अच्छा, मैंने जब सीपीसी की फर्स्ट क्लास की थी, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एक्ट ऐसा है जो इसके साथ साथ अप्लीकेबल हुआ था। वो रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करते, उसी ईयर में इन्फोर्स हुआ था जो बना था एक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका पूरा बेस जो इसका है एक्ट का, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5, वही सेम कंडीशन यहाँ पर है। सेक्शन 5 टीपीए का, पूरे टीपीए को कवर करता है। पूरा टीपीए कहाँ से गवर्न होता है? सेक्शन 5 से, और इन दोनों तीनों एक्ट से। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 क्या है। ये सिर्फ डेफिनेशन दे रहा है कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को दे रहा है। सॉरी, अब प्रॉब्लम आती कौन देगा, समझो, आप नॉर्मली सेक्शन को भूल जाओ अभी। अगर हम बात करें, कोई एक पर्सन किसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, उसका मतलब क्या है? कौन प्रॉपर्टी देगा और किसे देगा और कौन सी प्रॉपर्टी देगा, 3 पॉइंट आते हैं ना। हमने बोला राम ने एक प्रॉपर्टी श्याम को दी है, ठीक है, राम ने एक प्रॉपर्टी श्याम को ट्रांसफर कर दी है। अब पहली बात आती है प्रॉपर्टी कौन सी थी, कैसी प्रॉपर्टी थी। दूसरी बात, क्या राम को अधिकार था प्रॉपर्टी देने का कि नहीं था। तीसरी बात, क्या श्याम प्रॉपर्टी लेने के लिए एप्लीकेबल था, कैपेबल था प्रॉपर्टी लेने के कि नहीं। चौथा पॉइंट, अच्छा उसने प्रॉपर्टी दे दी तो उसका अधिकार किस सीमा तक बना रहेगा उस प्रॉपर्टी पे जिसने प्रॉपर्टी ली है। ये 4 पॉइंट, और चारों सीक्वेंस है। पहली बात डेफिनेशन दे रहा है, दूसरी बात कह रहा है कौन ट्रांसफर कर सकता है, किसे ट्रांसफर कर सकता है, उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि नेमो डेबिट क्विड नॉन हैबिट, डेफिनेशन पढ़ी है।
मैगजीन पढ़ी है ये वाली, इसकी डेफिनेशन भी देखी होगी आपने, क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट फॉर्म में मेंस में। इसका मतलब ये है जिसके पास कोई है, कुछ चीज़ है ही नहीं, वो उसे देगा कैसे। आपने मुझे बोला सर एक काम करो, ये लाल किला ना अब तो डालमिया को दे दे, चलो छोड़ो। अच्छा ऐसी चीज़ें याद रखना, कौन से ग्रुप का, डालमिया ग्रुप ऑफ होटल्स करके कुछ है। तो अगर आप बोलो सर ये जो है ना क्या कहते हैं लाल ताजमहल आप हमारे नाम कर दो, मैं कह दूंगा हाँ ठीक है मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा स्वाति जी, ये प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में आ गया, प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं क्या आपको ताजमहल ट्रांसफर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, क्योंकि जो मेरा है ही नहीं या जिसका मुझे अधिकार नहीं है उसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर? मतलब जो प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं उसे मैं ट्रांसफर कैसे करूँगा? वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पहली बात तो ये है वो पर्सन कैपेबल होना चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, और जिसे दी जा रही है वो ट्रांसफर लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए। तीसरी बात कर रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका मुझे अधिकार होना चाहिए। क्या या तो मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं मालिक हूँ उसका, या फिर मुझे अथॉरिटी दी गई है उसको ट्रांसफर करने की एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वे दो चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें बात करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन की, हम सेक्शन 5 बात कर रहे हैं। बैरक सबके पास होना चाहिए। देखो ये वाली क्लास में मैं कह रहा हूँ आपको घर पे कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन बैरक आपके साथ होना चाहिए। साथ साथ निशान लगाना, पॉइंट आउट करते रहना जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 5 में से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये बात कर रहा है, ये कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेंस एन एक्ट, कोई एक ऐसा एक्ट है बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वे द प्रॉपर्टी। एक लिविंग पर्सन, पहली बात, पहला पॉइंट निशान लगाओ लिविंग पर्सन पे, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है वो कौन होना चाहिए? लिविंग पर्सन होना चाहिए, वो जीवित व्यक्ति होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात कर रहा है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, मतलब वो प्रेजेंट में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, फ्यूचर में भी। ठीक है, वन और मोर लिविंग पर्सन। दूसरी बात देखो, दो पॉइंट आए, कोई लिविंग पर्सन होना चाहिए, ठीक है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा पॉइंट पूछा जाता है किसे? लिविंग पर्सन को, मतलब इंटरवाइज ट्रांजेक्शन बोलते हैं ना, एक लिविंग पर्सन जब दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी दे रहा है, मतलब प्रॉपर्टी देने वाला भी जीवित होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो भी जीवित होना चाहिए। ठीक है, ओके। और हिमसेल्फ, या फिर अपने आप को दे रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वन और मोर लिविंग, या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन को दे रहा होगा। ठीक है, इसे क्या बोले? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब पहली बात यहाँ से समझना आप, कोई लिविंग पर्सन होना चाहिए, पहली बात तो पर्सन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, और दूसरी बात जो जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, उस टाइम पे जीवित होना चाहिए। ये दो पॉइंट, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ट्रांसफर की जा सकती है। अब प्रॉब्लम ये आती है सर ये लिविंग पर्सन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन प्री का बनता है। पहली बात तो एक बनता है कैसे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि कौन से हैं वो जो लिविंग पर्सन के अंतर्गत आएंगे। अब अगर आप अपना बैरेक्ट खोला है, दूसरा पैराग्राफ देखें, इन द सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड, ध्यान से सुनना और बैरेक्ट पे निशान लगाना, इंक्लूड कंपनी और एसोसिएशन, मतलब कंपनी और एसोसिएशन भी लिविंग पर्सन में आएगी। मैं राम की कंपनी, मतलब सपोज मैं रिलायंस को 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि मनी भी ट्रांसफ़र होता है। मैं अपने मान लिया 50,000 गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, किसको? राहुल इंडस्ट्री को, कंपनी को कर सकते हैं, वो लिविंग पर्सन माना जाएगा। बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन को भी लिविंग मानेंगे, वेदर कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट, मतलब कोई कंपनी है वो कॉर्पोरेट है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये यहाँ से पूछा जाता है कंपनी और एसोसिएशन क्या लिविंग पर्सन के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। लेकिन याद रखना सेक्शन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक केस नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस कर रहे हो तो आपको मिल भी गया होगा अब तक। VN सरीन वर्सेज अजीत कुमार, VN सरीन वर्सेज अजीत कुमार, VN सरीन SARIN वर्सेज अजीत AJEET कुमार। बोलिए। सर ये पार्टीशन के ऊपर में है। हाँ जी, पार्टीशन के लिए ये कह रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, अब अगर आपने जो अभी आपको बताया कि कोई लिविंग पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, किसको दे रहा है? जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, वो जिसका मालिक नहीं था। मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ आपको, आप मालिक नहीं हो, मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन मैं मालिकाना हक आपको दे रहा हूँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा, क्लियर सभी को? अब लेकिन पार्टीशन हो रहा है, आपकी मेरी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, सैदाई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, कोपार्टनर थे हम, या कैसे भी प्रॉपर्टी थी, हमने पार्टीशन कर दिया। क्या आपको उसका राइट नहीं था पहले? क्या मेरा अकेले का मालिकाना हक था, मैंने आपको दिया? नहीं दिया ना, उसमें तो दोनों का अधिकार था।
तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आएगा। इसने ये बोला गया था पार्टीशन इज नॉट इंक्लूड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ही यही है कि जिसे अधिकार है वो उस पर्सन को, जिसे उसका अधिकार नहीं था उसे देगा, लेकिन यहाँ पर तो अधिकार दोनों का था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, सेक्शन 6 बात कर रहा है व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, सीधी सी बात है। सेक्शन 6 ने भी निगेटिव में आंसर दिया है। इसने बोला हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। मतलब ये साफ साफ बोल दिया भाई साहब कौन कौन सी ट्रांसफर की जाएगी। मैंने कहा सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, बस ये 4-5 छोड़ करके। ठीक है, ये 4-5 प्रॉपर्टी छोड़ करके। पहला इसने बोला है कौन सी प्रॉपर्टी, इसने देखो पढ़ लेते हैं, बेरेट की लैंग्वेज दिखा देते हैं एक बार। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट और बाय द अदर लॉ टाइमिंग इनफोर्स। उस टाइम पे इन्फोर्स होने वाले किसी लॉ के द्वारा कोई प्रॉपर्टी अगर बाधित की गई, रोकी गई है, तो वो ट्रांसफर नहीं की जाएगी, बाकी सब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। क्लियर है? एक मिनट। ओके, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसकी बात कर रहा है चांस द हेयर ट्रांसफर सक्सीड, मतलब स्टेट की बात कर रहा है, वही कोपासन वगैरह प्रॉपर्टी की, वो ट्रांसफर नहीं की जाएगी। स्पेसिएशन की बात ट्रांसफर नहीं की जाएगी। दूसरी क्या है, राइट ऑफ री एंट्री, मैंने आपकी जॉब छोड़ दी, ठीक है, आपने बोला भाई साहब 3 महीने तक आप दोबारा आ सकते हो, वो मैं ही तो आ सकता हूँ, मैं आप किसी और को ट्रांसफर थोड़ी करूँगा भाई, ये अधिकार मैं आपको दे रहा, आप चले जाना वहाँ जॉब करने मेरी जगह। नहीं हो सकता। हल्का हल्का बता रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि जल्दी समझ में आ जाए। कुछ पॉइंट जरूरत नहीं, यहाँ से सिर्फ नाम याद रखना, कुछ अच्छे अच्छे से वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है इजमेंट्री राइट। मेरा घर था, मेरे घर के सामने से एक रास्ता था निकलने का, मैं अपने घर के सामने गाड़ी खड़ा करता था, आपका प्लॉट था बराबर में, मैं आपके प्लॉट में गाड़ी खड़ी करता था, मैंने अपना घर बेच दिया, या फिर मैं वहीं पे हूँ, मैंने किसी और को कहा भाई गाड़ी मैं यहाँ खड़ी करता था इनके प्लॉट में, आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया करो। इजमेंट्री राइट तो मेरा था ना, जो मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बात है फ्यूचर मेंटेनेंस, मतलब कोई बच्चा था उसे मेंटेनेंस मिल रहा है कहीं से, वो किसी और को ट्रांसफर है, मैं तो बड़ा हो गया भाई, अब तुम ले लेना मेंटेनेंस, ये नहीं हो सकता ट्रांसफर। आगे बात है मेरे राइट टू सू, आपने मेरे साथ कोई ब्रीच किया है, मैं आपके खिलाफ वाद ला सकता हूँ, केस ला सकता हूँ, मैं किसी और को यह अधिकार ट्रांसफर थोड़ा ही कर सकता हूँ कि मेरे भी पे आप केस ले आओ, मेरे भी पे नहीं कि आप अपने भी पे केस ले आओ। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता हूँ। सेक्शन 6 और 6B A और C। 6A बात कर रहा है चांस ऑफ हेयर पार्सल सक्सीड, मतलब ये बात कर रहा है किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा। देखो जो सैदाई की प्रॉपर्टी होते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी होती है, मतलब मेरी खानदानी प्रॉपर्टी थी, उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, मुझे मिलेगी ना। वो प्रॉपर्टी का अधिकार अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब स्पेस सक्सेशन की बात करें, स्पेस सक्सेशन के नाम से भी मिलता है ये बात कर रहा है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का अधिकार। कि सपोज हम 3 भाई हैं, प्रॉपर्टी मिलनी है, मैं तीनों मिल रही, मैं किसी और कह दूँ भाई ये काम कर, ये प्रॉपर्टी इसे ट्रांसफ़र कर दो, सक्सेशन के थ्रू नहीं मिलेगी ना उसको, मतलब सक्सेशन से प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ मेरा है, न कि उसका है। क्लियर? और सी पूछा आपने, सी कह रहा है इजमेंट्री राइट का मतलब ये होता है, मतलब हवा लेने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, कुएं से पानी भरने का अधिकार, इस रास्ते से जाने का अधिकार, यहाँ से हवा प्राप्त करने का अधिकार, सब घर के साथ जुड़े होते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कुछ इजमेंट्री राइट जुड़े होते हैं। मेरा घर है बराबर में आपका घर है, मैंने कहा भाई साहब मेरे गाड़ी करने की जगह नहीं, आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ, आपने कहा कोई बात नहीं सर, आप ही का घर है, कर दो खड़ी, मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना वो अधिकार। अब मैं किसी और थर्ड पर्सन को भाई काम कर, उनके घर गाड़ी खड़ी कर लिया कर, वो उन्हें नहीं मिलेगा अधिकार, वो अधिकार में ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि मेरा एब्सोल्यूट राइट नहीं है वो। ठीक है, और जो इसमें दिया ना डीडी क्लोज, इसकी बात करें 1929 में ऐड हुआ था। मेरा राइट टू सू हो गया पब्लिक ऑफिस, कोई पुलिस ऑफिसर उसने कहा भाई मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ, आप मेरी जगह जॉब कर लो, नहीं होगा ना ट्रांसफर। स्टीफन अलाउंस, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर उसे स्टीफन मिल रहा है, कोई अलाउंस मिल रहे हैं, वो किसी और को ट्रांसफर थोड़ी कर सकता है कि गवर्नमेंट आप इसे देना, ये मेरी जगह ये लिया करेगा सारे अलाउंस, नहीं हो सकता ना। ये इन चीज़ों की बात है, हल्का हल्का देख लेना, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी। ओके, एक क्वेश्चन आता है मेयर राइट टू सू, सॉरी मेंस प्रॉफिट, मेंस ने प्रॉफिट याद है ना, अगर कोई रॉन्गफुल पोजेशन करता है किसी प्रॉपर्टी पे, रॉन्गफुल पोजेशन द्वारा प्राप्त किया गया लाभ क्या होता है,
मेसने प्रॉपर्टी, उसे प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ मुझे होगा, ना कि आपको। आपने मेरी प्रॉपर्टी पर अधिकार किया हुआ था, मेरी दुकान पर कब्जा किया हुआ था, आप भले उसे यूज करो ना करो। मैं आईपीसी में घुस जाता हूँ थोड़ा सा। मैं उसे कह रहा हूँ कि आपने 2 साल तक रखी हो, कोर्ट को मैंने बोला साहब मेरा मेसने प्रॉपर्टी दिला दो, मैं इसको 5,000 रुपये महीना देता दुकान को किराए पे। इसने रखी, इसने दुकान चलाई या ना चले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो 5,000 रुपये महीना के हिसाब से मुझे पैसे दिला दो, प्रॉपर्टी मेरे है ना। मैं कहूँ भाई प्रॉपर्टी तो मुझे मिल गई, काम एक काम करो आप उनसे पैसे निकलवा लो, आप ले लो मेरे नाम से जाकर। ऐसे नहीं होगा, वो अधिकार में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी और को। ठीक है जी, सेक्शन 6 समझ आ गया। अब आते हैं सेक्शन 7, बात कर रहा है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कौन ट्रांसफर कर सकता है, कौन कर सकता है? पहली बात तो पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए। कौन, देखो हमने बताया ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब चलेगी, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 और 12 के हिसाब से कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, सेक्शन 11 और 12 के हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ चुके हो, सेक्शन 11-12 के हिसाब से जो कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए वही ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे भी। क्लियर? दूसरी बात, जो ट्रांसफर कर रहा है वो या तो मालिक होना चाहिए या उसके द्वारा अथोराइज पर्सन होना चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी बाइक थी, मैंने उसे अथॉरिटी दी, भाई मेरी बाइक बेच देना। शाम ने बेच दी तो वो अथोराइज था ना मेरी तरफ से, बिना बात के जाकर रास्ते में एक बाइक खड़ी थी, मैं बेच दूंगा थोड़ी किसी को। मैंने बाइक उठाई, किसी की थी, लो भाई 20,000 में दे रहा, बेच के आ गया। नहीं दे सकता ना, तो मैं फ्रॉड में आ जाऊंगा, चीटिंग में आ जाऊंगा, थेफ्ट में आ जाऊंगा। ठीक है, अगर जबरदस्ती से नहीं लूट में आ जाऊंगा। ठीक है, वही बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है यही चीज़ है, इसमें लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, competent to contact or entitled to the transfer of the property, authorized to dispose of the transfer property, not his own, is competent to transfer such property other by the whole। तो जरूरी नहीं वो पूरी की बात कर रहा है, आधे उधे की कितने भी बेच सकता, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा याद नहीं रखना किस सेक्शन में है, ये पूछा जाता है यहाँ से सिर्फ। ठीक है, और यहीं पे वो आएगी नेमो डेबिट क्विड नॉन हैबिट मैक्सिम जो है। आगे बढ़े, अब 8वां जो हमें पढ़ना था, आज के लिए इतना ही रखेंगे। 8 सेक्शन पढ़े थे। सेक्शन 8 बात कर रहा है, पढ़ लेना, आप खुद बता देता हूँ, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। अब कोई प्रॉपर्टी थी भाई, मैंने ट्रांसफर कर दी, उसका मतलब क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी बात कर रहा है। अगर मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो आपका अधिकार किस सीमा तक उस प्रॉपर्टी पे अधिकार बना रहेगा? पानी लोगा भाई कोई? मैंने अपनी लाइव क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था। जब आपने एलएलबी किया होगा, आपके पास एग्जाम मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पे, या नॉर्मल मैसेज भी आते हैं, मैसेज आया होगा कि कोई कि आपने अगर राम कोई संतरा बेचेगा, लो ये संतरा मैं बेच रहा हूँ 10 रुपये का, बेच दिया। और अगर कोई एडवोकेट का बच्चा है, मतलब एलएलबी का स्टूडेंट है, वो कैसे बेचेगा? एडवोकेट है, वो बोलेगा ये प्रॉपर्टी, ये संतरा जिस पे मेरा पूर्ण से अधिकार है, मालिकाना हक मेरा है और जिस पे कोई विवाद नहीं चल रहा। ध्यान से समझना, मैंने पहले बताया कि ये जो संतरा है ना, इस पर मेरा अधिकार है, ये मौसमी है, इस पर मेरा अधिकार है, मेरा मालिकाना अधिकार है और किसी का नहीं है। चलो यहाँ तक भी कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात मैंने कही है, इस पर कोई विवाद नहीं है, मतलब लिस्पेंडेंसी। सेक्शन 52 ऑफ टीपीए एक्ट कह रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी, कोई अगर विवादित प्रॉपर्टी, कोई केस चल रहा है, पेंडिंग केस चल रहा है, तो उस पे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने ये भी क्लियर कर दिया। फिर मैंने बोला मैं इतने रुपए में इसका समावित तो पूरा अधिकार आपको देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने कुछ कंडीशन लिखी, इस संतरे का छिलका, इसके अंदर का जो वो है खाली गूदा, इसका रस, इसके बीज, सब पर आपका अधिकार होगा और मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं होगा, ना कि भविष्य में रहेगा। आप इसको बेचो, तोड़ो फोड़ो, यूज करो, कुछ भी करो, इस पर आपका पूर्णतः अधिकार होगा। समझ आया? अब वही बात ये सेक्शन 8 बता रहा है कि जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो ना, आप पूरी की पूरी ट्रांसफर करोगे और उसका पूरा अधिकार, उससे जुड़ी हुई हर चीज का अधिकार, उस मान लिया एक दुकान थी, आपने बेच दी, आपने किराए पे दी हुई थी दुकान, उसका किराया आ रहा था, वो भी उस पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा आगे, उसके बाद जो किराया आएगा उस पर्सन को जिसने वो प्रॉपर्टी ली है। दूसरी बात, उसका टैक्स जाता था, मतलब राइट के साथ साथ लायबिलिटी भी ट्रांसफर होगी। वो जो टैक्स जाता था वो भी ट्रांसफर होगा, वो टैक्स भी उसे ही देना पड़ेगा, आपको नहीं देना। मतलब सेक्शन 8 यही बात कर रहा है, उसका पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा।
सेक्शन 9 बात कर रहा है, अगर हल्का सा देख लेते, कुछ है नहीं वैसे 9 सेक्शन में। ओरल ट्रांसफर सिर्फ इतना पूछा था, ओरल ट्रांसफर क्या है, इसमें ये बोला गया है ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस विच इज राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड, कि जहाँ पे राइटिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोविजन नहीं है कि राइटिंग में ही होना चाहिए जरूरी, तो आप उसको ओरली ट्रांसफर भी कर सकते हो। जैसे कि हर उस दिशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण किए बिना, अंतरण लिखे बिना किया जा सकता है। यहाँ से पूछा जाता है ओरल ट्रांसफर किस सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन 9 में है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब मुझे बताइए यहाँ सेक्शन 1 से लेकर के यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो सभी? ओके, थैंक यू। अब आपको करना क्या है, देखो मैं नहीं कह रहा घर पे इसको पढ़ना, पूरा दिन टीपीए में लगाना, कोई नहीं, छोटा सा एक्ट है, बहुत जल्दी है, मान लो 10 दिन से पहले कंप्लीट हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ कल जब क्लास होगी, अच्छा ये बताओ सभी जो भी है लाइव फिलहाल अपलोड तो होगी क्लास, नो इशू, क्या हम इसको 10 बजे कर लें डेली? सर कर लीजिए, बट आई थिंक टीम मेंबर्स कुछ टेस्ट की टाइमिंग्स को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ वो बात हो रही है मेरी, वो करेंगे हम, कल से करेंगे, कल बात करते हैं सभी से। आज मैं भी थोड़ा बिजी था, मैं बाहर था, मैं शाम ही आया वापस। ओके, तो कल हम 10 बजे क्लास करेंगे हमारी ये वाली, ठीक है? किस टाइम? 10 बजे। और आपको क्या करना है, 10 बजे क्लास होगी ना, तो आप 9:30 बजे फ्री हो जाओ, ठीक है? आधा घंटा तो दे ही सकते हो ना। उस आधे घंटे में 9:30 बजे आपको कुछ नहीं करना, या फिर आधा घंटा भी नहीं, आप 15 मिनट तो इजीली निकाल लोगे हर कोई। तो उन 15 मिनट में आप सिर्फ ये देखना कल क्या कराया मैंने, आज जो भी कराया है एक बार उसको देख लेना, बहुत है। अगर डेली आप ऐसे देखोगे ना, आपको उसके अलावा पूरा दिन टीपीए पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी मत पढ़ना, छोड़ दो। सिर्फ क्लास शुरू होने से 15 या 20 मिनट पहले आप उसको पूरे को देख लो, वो आपकी कैपेसिटी, आप 15 मिनट में देख सकते हो, आधे घंटे में देख सकते हो, ठीक है? उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाएगा टीपीए का, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा हाँ, मैं बात कर रहा था सीआरपीसी की, मैं सीआरपीसी के आपको कुछ पेपर सेंड करूँगा, अभी कर देता हूँ क्लास के बाद। उसमें वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो पूछे गए हैं बार बार एग्जाम में, उसमें ये भी बताया किस एग्जाम में पूछे गए। आपको क्या करना है, एक पेपर पेन उठाना है, क्वेश्चन लिखना और सामने उसका आंसर लिख दो, ऑब्जेक्ट छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव जो दिए गए वो छोड़ दो। अगर कोई केस है, केस लिख दो, क्योंकि वही पूछे जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी चीज़ें आपको करा दी गई है जो भी चल रही है, बाकी वो चीज़ें आप नोट करते रहना जो उसमें दिए गए हैं पेपर में, मतलब टेस्ट ना लेकर के, मैं पूरी डिटेल आपको दे रहा हूँ, आप उन्हें देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। मैं नहीं कहता उससे बाहर कुछ बनेगा, उनसे रिलेटेड चीज़ें ही बनती है, ठीक है? कल मिलते हैं सेम टाइम शाम को 10 बजे। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं, थैंक यू, गुड नाइट।